सबसे पहले स्पर्म फैक्ट्री, यहाँ पर ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो पूरे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है यानी कि शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रॉपर रूप से हो जाए। यही जो वासा डक्ट होती है ये इजैक्यूलेशन के समय स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। ये क्या करते हैं, सारा का सारा जो केमिकल होता है ये स्पर्म के अंदर यानी कि हमारी जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है उनके अंदर मिलता है। किस वजह से? उनको ताकत देने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हर सेकंड लगभग लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उनमें से एक कोशिका ऐसी भी होती है जो हमारे पूरे जीवन को बनाने की क्षमता रखती है, यानी कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण करने की क्षमता रखने वाली कोशिका भी हमारे शरीर में बनती है। और वही कोशिका हर सेकंड लाखों कोशिका बनती है। तो ऐसी कौन सी वो कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में बनती है, कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है, और हमारा शरीर कैसे तय करता है कि किस समय पर जीवन का निर्माण करना है और किस समय पर वो कोशिकाएं बनना शुरू होती है और कहाँ तक बनती है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, आज हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, पुरुष जनन तंत्र के बारे में, और देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, उसका कार्य क्या क्या होता है, कौन कौन सी उसमें फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एंड वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट भी रहेंगे जो आपका सोचने का नजरिया बदल देंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम वह तंत्र होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वह सिस्टम होता है जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनाता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। यही वो कोशिका होती है। शुक्राणु होती क्या है? वो एक कोशिका होती है, हर सेकंड लाखों कोशिकाएं बनती है। ठीक है, हर सेकंड लाखों कोशिकाएं बनती है और उनमें से केवल एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जो पूरे जीवन का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये क्या करता है, ये सिस्टम, ये शुक्राणुओं को बनाता है और उन्हें सुरक्षित रखता है और प्रजनन के समय महिला शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह तंत्र होता है जो शुक्राणुओं को बनाता है और प्रजनन के समय यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय महिला शरीर तक पहुंचाता है। साथ साथ ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है, जो क्या करता है, जो पुरुषों के शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है। इसे आसान तरीके से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। पहला तो होता है एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि बाहरी अंग, और दूसरा होता है आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स। देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या क्या आता है। ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे देखेंगे कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, किन पार्ट का क्या क्या नाम होता है। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा होता है। तो 2 होते हैं। पहला तो होता है पेनिस, जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में शिश्न बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है स्क्रोटम, जिसे अंडकोश बोलते हैं। ठीक है, पेनिस क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो इजैक्यूलेशन के समय सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाने का कार्य करता है। पेनिस क्या होता है? कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो इजैक्यूलेशन के समय यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अंदर क्या होती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक होती है, यानी कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूरिन भी पास होता है और सीमन भी पास होता है। इसलिए जो यूरेथ्रा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर यूरेथ्रा होती है जो यूरिन और सीमन बाहर निकालते हैं। इन दोनों की कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? दोनों एक ही डक्ट है, यूरिन भी उसी से निकलता है, सीमन भी उसी से बाहर निकलता है। उसको बोलते क्या है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। एक समय पर एक ही बाहर निकलता है, या तो यूरिन या फिर सीमन। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है? यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अंडकोश। ये क्या होता है? ये त्वचा की थैली होती है, इसे स्क्रोटम सैक भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? टेस्टिस मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टेस्टिस भी क्या होते हैं। शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान इनका होता है। ये जो स्क्रोटम होता है ये पूरे शरीर के बाहर मिलता है और इसके अंदर क्या होते हैं? एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं, लेकिन स्क्रोटम एक ही होता है, दोनों इसी सेक में मिलते हैं। और इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो पूरे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है, यानी कि शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रॉपर रूप से हो जाए। अब देखते हैं इंटरनल ऑर्गन कि इंटरनल ऑर्गन बाह्य जन आंतरिक अंग में क्या क्या आता है। तो टेस्टिस सबसे पहले, स्क्रोटम जो होता है वो एक स्किन होती है, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला? एक्सटर्नल ऑर्गन। उसी स्क्रोटम के अंदर क्या मिलते हैं? हमारे टेस्टिस मिलते हैं, स्क्रोटम के अंदर मिलते हैं, इसलिए इसे इंटरनल ऑर्गन कहा है। सबसे पहले स्पर्म फैक्ट्री, यहां पर ही क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। टेस्टिस संख्या में कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। इसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये जितने भी कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं इन सभी कंपार्टमेंट में क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होती है, क्रॉस सेक्शन में। यानी कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ओवरऑल कितने स्पर्म सेल मिलते हैं? तो 4 स्पर्म सेल यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद स्पर्म स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या होता है? ये भी इंटरनल ऑर्गन में आता है। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे स्पर्म बन गए थे, ये रही हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये यहाँ पर। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पर जाएगा स्पर्म? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस क्या होती है? ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर कुंडलिनी नली, यानी कि ये है हमारा टेस्टिस, और इसी टेस्टिस के ऊपर ये जो नली दिखाई देती है, फोल्डिंग नली दिखाई देती है कॉइलिंग स्ट्रक्चर की, उसे क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यहाँ पर स्पर्म सेल कहाँ पर बन गई? हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म सेल बन गई। वो सारी स्पर्म सेल कहाँ पर आती है? इस एपिडिडाइमिस में आती है। यहाँ पर वो मैच्योर होती है। ठीक है, अब मैच्योर होने के बाद यहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज रहते हैं। यहाँ पर मैच्योर हो गई, अब टेम्पररी स्टोरेज होते हैं। इसके ऊपर क्या है? हमारी वासा डिफरेंस। इस वासा डिफरेंस में जितने भी हमारे स्पर्म होते हैं, ये रही हमारी वासा डिफरेंस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे स्पर्म का निर्माण हो गया। यहाँ पर आए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने आगे भेज दिया एपिडिडाइमिस में, यहाँ पर वो मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद वासा डक्ट में चले गए। वासा डक्ट एपिडिडाइमिस से स्पर्म को आगे लेके जाती है। ये जो हमारी वासा डक्ट होती है ये एपिडिडाइमिस को स्पर्म, एपिडिडाइमिस से हमारे स्पर्म को आगे की ओर लेके जाती है और इजैक्यूलेशन के समय स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यही जो वासा डक्ट होती है ये इजैक्यूलेशन के समय स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होती है, जैसे कि ये है हमारा टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जब यहाँ आएंगे तो ये क्या है? हमारी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद ये है हमारी वासा डिफरेंस, जो आगे चलकर कहाँ तक जाती है? ये यूरेथ्रा तक जाती है। ये इसके पीछे से होकर यहाँ पर मिल जाती है। ये रहा यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा भी है, यूरिन भी पास होता है इससे स्पर्म भी पास होता है। यहाँ पर
कुछ ग्लैंड मिलती है, समाइनल वेसिकल, इसके आगे प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड का मिक्स कुछ केमिकल निकलता है। समाइनल वेसिकल जो होती है ये भी एसेसरी ग्लैंड होती है, ये सीमन का 60% पार्ट स्पर्म में मिला देती है। और ये दोनों की कॉमन डक्ट जब यहाँ पर मिलती है तो क्या होती है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे ये जब यूरेथ्रा में मिलती है सारी की सारी डक्ट, तब इसका नाम क्या हो जाता है इस यूरेथ्रा का, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है इसी से, और इसी से क्या पास हो रहा है, सीमन भी पास हो रहा है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इससे क्या जाएगा, म्यूकस जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ केमिकल जाते हैं। हमारी जो समाइनल वेसिकल है इससे भी सीमन का 60% पार्ट निकलता है जो फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। ये क्या करते हैं, सारा का सारा जो केमिकल होता है ये स्पर्म के अंदर, यानी कि हमारी जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है उनके अंदर मिलता है। किस वजह से, उनको ताकत देने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए कि वो आगे की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, तो ये है हमारी समाइनल वेसिकल, कुछ यहाँ पर मिलती है। फ्रक्टोज युक्त फ्लूइड बनाती है, जो कार्बोहाइड्रेट का होता है फ्रक्टोज युक्त फ्लूइड बनाती है, जो स्पर्म को एनर्जी देती है। सीमन का लगभग 60% भाग होता है। सीमन होता है क्या है, स्पर्म प्लस केमिकल जो होता है वो उनका मिक्स्ड, स्पर्म और केमिकल का मिक्सचर होता है सीमन। प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करती है, एल्काइन मिल्की फ्लूइड बनाती है। जो हमारी समाइनल वेसिकल है वो फ्रक्टोज का फ्लूइड बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, एल्काइन मिक्स फ्लूइड बनाती है। फीमेल ट्रैक की एसिडिटी नेचुरल करती है और स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये रही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या करती है, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। किस लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, और दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो म्यूकस को बढ़ाती है। इसके बाद सीमन क्या होता है, तो सीमन स्पर्म प्लस जितना भी एसेसरी ग्लैंड होती है उनका फ्लूइड, स्पर्म प्लस सेमेन, वो जो हमारी एसेसरी ग्लैंड होती है उन सभी का फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, स्पर्म कहाँ से आते हैं, हमारे टेस्टिस से आते हैं। समाइनल वेसिकल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, और दूसरा बल्बो यूरेथ्रल का म्यूकस होता है। इन सभी का मिक्स जो होता है, इन सभी का मिक्स केमिकल क्या कहलाता है, हमारा सीमन कहलाता है। लगभग इस सीमन में 95% जो पार्ट होता है वो एसेसरी ग्लैंड का केमिकल होता है, और जो 5% पार्ट जो होता है वो हमारा प्योर स्पर्म सेल होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल में करता है, तो हमारा कुछ हार्मोन इसे कंट्रोल में करते हैं। एफएसएच जो हार्मोन होता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट रखता है। उसके बाद एलएच जो हार्मोन होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीजन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, पुरुषों के विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ, उनकी भारी आवाज, मसल्स डेवलपमेंट और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। मुख्य रूप से जो मेल हार्मोन होता है वो एंड्रोजन होता है। कैसे, जैसे कि, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये एंड्रोजन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है इस क्लास में। सबसे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, एक बार यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारे टेस्टिस, इसी स्क्रोटम सेक में मिलते हैं। टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, हमारी एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है। फिर कहाँ पर आते हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से जाते हैं वासा डिफरेंस में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। उसके बाद वासा डिफरेंस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर आता है हमारी वासा डिफरेंस। उसके बाद समाइनल वेसिकल,
और हमारी जो वासा डिफरेंस होती है, उनका कॉमन जो मार्ग होता है, कॉमन ट्रैक होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। यही कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा में मिलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल और वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड का कुछ मिक्स फ्लूइड होता है, और वही फ्लूइड प्लस शुक्राणु सेल यानी कि स्पर्म सेल, इनका मिक्स कंटेंट क्या कहलाता है? इनका मिक्स फ्लूइड क्या कहलाता है? हमारा सीमन कहलाता है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हमने देखा है एक्सटर्नल ऑर्गन की क्या क्या होते हैं, फिर इंटरनल ऑर्गन में देखा था, फिर एसेसरी ग्लैंड देखी थी, उसके बाद सीमन क्या होता है, ये सब देखा था, ठीक है। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।